है। ठीक आ रही है आवाज? कम आ रही है साथ भाई। धनुष भाई आवाज आ रही है ठीक? अब बेहतर है। आवाज हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ी हल्की है। थोड़ी हल्की है। बस नहीं, 1 मिनट वेट करें। हाँ अब बेहतर है। अब बेहतर सही है। आई थी। अब ठीक है आवाज? परफेक्ट। अब बेहतरीन है। हम प्राइमरी सेकेंडरी पे डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ भाई, अब बोल रहे हैं, आवाज तो नहीं आ रही हमें। माइक आपका म्यूट है शायद। नहीं आ रही आवाज। रिकॉर्डिंग ऑफ करने का वो लंबी हाँ हो वो मैं दोबारा ऑन ऑफ वो आउट हो गए रूम से भी आ जाते अनवार हैं। भाई, मेरे ख्याल से जो सर ने ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो कीवर्ड्स बताए थे ना, वो शायद ये थे जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा वो आपका सीड कीवर्ड होगा ना, क्योंकि आप उस सीड कीवर्ड को हर जगह अपने कंटेंट में लिख नहीं सकते, वरना वो रिपीटिशन होगी उसकी। अब वो सी कीवर्ड क्या होता है? सीड कीवर्ड वो होगा जिससे आप उसको अपने टाइटल में उस कीवर्ड को देंगे। लाइक कोई भी मुझे एक अब एग्जांपल। अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि सीड कीवर्ड मींस यानी प्राइमरी कीवर्ड का मतलब है कि वो कीवर्ड आपका कंटेंट में भी यूज होगा, कैटेगरी के टाइटल में भी यूज होगा, पेज के टाइटलों में भी यूज जी हो रहा होगा, वो यानी हर जी, जगह यूज हो रहा होगा हर डिफरेंट जगह यूज पेजेस होगा। पे। अच्छा, जब कंटेंट हम लिखेंगे ना, जब कंटेंट लिखेंगे तो उसके लिए हमें ना उसके सपोर्टिंग वर्ड या एलएसआई कीवर्ड चाहिए होंगे, जो उसके रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, जो उस सीड कीवर्ड को एक तरीके से टारगेट कर रहे होंगे, क्योंकि हम कंटेंट में वो एक ही कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। उस कंटेंट में बार बार आएगा, बार बार आएगा, सही। तो फिर वो अजीब कंटेंट हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमें सपोर्टिंग कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड हमें इस वजह से वो लेने पड़ रहे होते कि राइटर जो होगा वो उन कीवर्ड्स को लेके अपना कंटेंट पूरा करेगा। फिर होगा क्या, जब हमारे कंटेंट में वो जब प्राइमरी कीवर्ड्स होंगे ना, जब कोई भी क्वेश्चन करेगा ना, उस सेकेंडरी कीवर्ड में से भी जो मैच हो रहे होंगे उनको वो सर्च करके आपके उस पे लेकर आ जाएगा। जहां तक मैंने समझा है वो ये है। मेरी भी अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी लग रही। साथ भाई आप इस पे अपना आपने फीडबैक क्या बिल्कुल देंगे? सही समझा है। आपने बिल्कुल सही समझा है। यही होता है प्राइमरी कीवर्ड। बेसिकली वो होता है जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो। सेकेंडरी कीवर्ड वो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई टॉप 10 आपने कोई प्रोडक्ट ली है, वेल्डिंग ग्लव्स है, टॉप 10 वेल्डिंग ग्लव्स या टॉप 10 बेस्ट ब्रांड्स ऑफ वेल्डिंग ग्लव्स, उसके साथ आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स ले लिया जी कि बेस्ट ब्रांड्स ऑफ वेल्डिंग ग्लव्स रिव्यूज। ये आपका सेकेंडरी कीवर्ड हो गया, क्योंकि इसका ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसका वॉल्यूम कम होगा। टॉप 10 में क्या कहते हैं, आप ब्रांड्स को कवर कर रहे होंगे, उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा। आवाज आ रही है मेरी ठीक? जी बिल्कुल। जी जी। जी आ रही। तो ये होता है स्पॉटिंग कीवर्ड्स का जो हिसाब चक्कर होता है, वो ये होता है कि आपका जो सीड कीवर्ड होता है ना, उसके एंगेज्ड आपने क्लस्टर बनाना होता है। आपका जो सीड कीवर्ड है, इसमें सीड कीवर्ड है आपका वेल्डिंग ग्लव्स। वेल्डिंग ग्लव्स के साथ जो स्पॉटिंग कीवर्ड्स होंगे ना, जो इस पिलर पोस्ट आपने जो डिजाइन करनी है ना, जिसपे आपका पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन होना है, जो एक स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट कर रहा होगा, वेल्डिंग ग्लव्स को। आपने कर लिया बेस्ट वेल्डिंग ग्लव्स रिव्यूज, ये आपका हो गया सीड कीवर्ड। अब आपने इसको, इसका वॉल्यूम है कोई 2000 या 3000, कंपटीशन इसमें कम है, ठीक है।
अब इसको बूस्ट देने के लिए आपको कहते क्या है, स्पोर्टिंग कीवर्ड्स, स्पोर्टिंग आर्टिकल्स इसको देने होंगे, और इस कीवर्ड के ऊपर आपने ओवरऑल जितने आपने कीवर्ड्स को टारगेट किया है उसमें आपने इन कीवर्ड्स को लिंक कर देना। इस कीवर्ड के अंदर सारा आपकी वेबसाइट का ओवरव्यू आएगा जितने आपने आर्टिकल्स लिखे। इसे कहते हैं कीवर्ड क्लस्टर। सर आप कह रहे हैं साथ भाई के जो हमारा जैसे वेल्डिंग ग्लव्स हमारा एक नीश है और हमने ये हमारा मेन कीवर्ड है जिसको आप लोग सीड कीवर्ड कह रहे हैं, जी तो ये जी हमारे डोमेन के ऊपर भी आ रहा होगा, जब जो हम पेजेस बना रहे होते हैं ऊपर उस पे भी आ रहा होगा, जी जब हम कैटेगरीज के अंदर जा रहे होंगे वहां भी यूज हो रहा होगा, ऐसे ही है। अब हम जी जी, कंटेंट ये हर लिखने एक जा की रहे हैं। प्रैक्टिसेस है, ये हर एक की प्रैक्टिसेस है। ठीक। आप जब रियल टाइम पे देखेंगे तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि डोमेन नेम भी वही हो, आगे कैटेगरीज भी वही बन रही हो। हाँ ये कैटेगरी तो जाहिर जरूरी सी बात है नहीं, चेंज होंगी। ये जरूरी नहीं है, ये सही बात है। जरूरी नहीं है। आप डोमेन नेम डिफरेंट भी ले सकते हैं, जेनरिक भी ले सकते हैं, आप आगे जाके स्पेसिफिक कर दें कैटेगरी को, उसके आगे मजीद आप वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें, फॉर मेंस फॉर सही। वुमेन्स। लेकिन सही। फॉर मेंस फॉर वुमेन्स मेंस को करेंगे तो बहुत जो है ना आर्टिकल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जब आर्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे ना एक डोमेन पे, हम्म। एक कैटेगरी में फॉर मेंस पे आपने बना दिए थे 50-60 आर्टिकल, अब फिर आपने वुमेन्स के बना लिए 50-60 आर्टिकल्स। तो जब आपने इंटरलिंकिंग करनी आपको और समझ नहीं लगनी कि कहते सही। हैं साथ कैसे। में 2-3 ऑफ द टॉपिक सवाल पूछूंगा। आपको कितना टाइम हो गया ये एसईओ और ये कंटेंट वगैरह करते हुए? मुझे और ये कहते हैं 1 ईयर कह सकते हैं। अच्छा साथ भाई मुझे बताएं कि ट्रैफिक अभी हमारा जैसे हम सारे न्यूबीज हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड है, बहुत लॉन्ग कम का टेल यहाँ पर कीवर्ड्स, आईटी है। लॉन्ग टेल कीवर्ड से स्टार्ट कीजिएगा जिसमें कंपटीशन कम हो, क्योंकि जिन वेबसाइट पे जिन अब कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल आपका कोई सीड कीवर्ड है जिसका वॉल्यूम है 2000, अब आपने उसकी वेरिएशन में गए, आपने जाके एक केडी देखनी है जिनकी बिलो 10 हो, या जो आपने मैनुअल रिसर्च की है जिसमें आपको लग रहा है कि मैं ना गूगल का ट्रस्ट उन वेबसाइट्स पे भी उतना है जितना मेरी वेबसाइट पे। अब कोई हाई अथॉरिटी वेबसाइट आ रही होगी तो गूगल आपको स्पेस नहीं देगा, क्योंकि गूगल का उन वेबसाइट्स पे ट्रस्ट है, आपकी वेबसाइट न्यू है। आप सही। उन कीवर्ड्स को टारगेट करें जिन पे ऑलरेडी एससीआरपी में वो वेबसाइट आती हैं जो हमारी तरह की है, जो न्यूली वेबसाइट्स हैं जिनकी डीईए कम है, जिन्होंने आर्टिकल्स कम लिखे हैं, कंटेंट अच्छा नहीं लिखा, उन कीवर्ड से आप स्टार्ट करें, लॉन्ग टेल कीवर्ड से। उससे अभी ये होगा अच्छा कि कंटेंट से आपकी क्या जो मुराद होता है? वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। अब आप पूछेंगे वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट कैसा होता है, तो वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट ऐसा होता है जिसमें वेबसाइट की डिजाइनिंग सही की हो, प्लगइन सही इंस्टॉल किए हो, और पिन कस्टमर का पिन पॉइंट जो है टारगेट किया हो, उसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कस्टमर का पिन पॉइंट बताया गया हो कि ये आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ तो क्यों लिख रहा हूँ, इसके रीजन क्या है। उसके बाद फिर कहते क्या है, आप टेबल ऑफ कंटेंट बना लें, उसके अंदर एक प्लगइन्स होता है वर्डप्रेस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से, आप वो टीओसी भी उसे कहते हैं, वो प्लगइन इंस्टॉल कर लें, उससे लिंक्स बन जाते हैं। फिर आगे आप प्रोडक्ट को अगर रिव्यू कर रहे हैं तो आपने देखना है कि आर्टिकल में कंपेटिटर्स कितने प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, आपने कुछ उनसे ज्यादा रिव्यू करना है। अगर वो 5 कर रहे हैं आपने 7 कर लेंगे साथ एज में में एक सॉफ्टवेयर देखा था मैंने जो कंटेंट राइटर काफी इस्तेमाल करते हैं, सर्फर एसईओ। वो क्या कर रहा था कि जब हम अपना कोई वो भी कीवर्ड को उसके मुताबिक एआई बेस्ड कंटेंट को आपके मुताबिक ऑप्टिमाइज कर देगा, वो ज्यादा बेस्ट है। मैंने वो देखा है कि ना कि आप कंटेंट राइटर क्या मैनुअली करते हैं कि वो उनको कीवर्ड्स, जैसे मेरी वाइफ करती हैं, तो वो एक सिंगापुरी कंपनी के साथ काम कर रही थी, मैंने उनको अक्सर देखा था वो क्या करती हैं कि कीवर्ड्स उनको दिए जाते हैं, कुछ 10 15 20 पता नहीं कितने देते हैं वो उनको उधर डालते हैं और वो बताना शुरू कर देता है कि आपने इसके लिए कितना लिखना है, कितने वर्ड्स हाँ जी लिखने हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ जी, हाँ एआई तो है ना, हाँ तो मुझे ये बताएं साथ भाई कि ये वो वर्ड्स ज्यादा की बेस्ट। कोई पाबंदी होती है कि हाँ जी हाँ हमें जी, 500 ही लिखने, बिल्कुल 1000 लिखने? और ये बिल्कुल। कैसे हमें पता चलेगा? ये सर्वर एसईओ बताएगा? नहीं, ये आपने कंपेटिटर्स के देखनी है।
आप हाँ वो ये भी SEO कर रहा था, वो ऐसा भी जी, करता है कि वो बताता था कि यार आपके कॉम्पिटिटर्स ने इतना हाँ जी, लिखा है और अगर आपको इससे बेहतर करना है तो आपने कम से कम इतने हाँ वर्ड जी, लिखने पड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ऑन अच्छा। एवरेज आपको हाँ। 1500 से 2000 आर्टिकल की वर्ड्स का आर्टिकल लिखना होगा। अगर और आप उसके एक अंदर मैंने एक और फार्मेसी बड़ी जबरदस्त चीज देखी थी कि अगर वो आप जो एक है ना फार्मेसी के साथ परसेंटेज में बताया जा रहा था आपको कि आपका इतना परसेंट अभी कंपेटिटिव है, वो 50% है, 60% है, फिर आप उसके अंदर कंटेंट और डालते रहो या कंटेंट को एडिट करो, उसके अंदर लिंक्स लगाओ, पिक्चर्स लगाओ, तो फिर हाँ वो जी, क्या करता था आपकी ना अथॉरिटी टाइप चीज थी, एक वहां पे ना आप समझ लें एक बार डायग्राम बनी हुई थी, तो उसको बढ़ाता रहता था। और जी, फिर एक टाइम जब आप उसको करते रहते थे जिस तरह वो सजेस्ट करता रहता था, तो फिर आप 100% के ऊपर आ जाते थे। तो इसका मतलब जो मैंने परसीव किया था कि अब आपका कंटेंट जो है आपके कॉम्पिटिटर से अबव आ गया है, यानी कि उनसे बेहतर लिखा गया है। मैं सही समझ रहा हूँ? जी, जी। आपने यूज किया हुआ है वो? सर्फर इससे भी एसईओ ये आप भी करता है कि आप अपने कीवर्ड्स उस पर डालते हैं और उसको जब जनरेट कर देंगे वो पूरा आर्टिकल जनरेट करके दे देता है आपको ना, लेकिन कि उसमें आप। मजा नहीं आता ना हमीद हाँ भाई। उसमें मजा नहीं आता, वो वैसे जनरेट कर देता है लेकिन वो इतन उस पे बंदा वो नहीं कर सकता कंटेंट कि भाई नहीं, उस कंटेंट को लिखा जाए ना। एआई टूल कोई भी है उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता, लेकिन बजाय इसके कि आप किसी भी मैनुअल राइटिंग करके कहते हैं आप उसमें कीवर्ड स्टफ करें, तो जो एआई बेस्ड जब आपने कीवर्ड एआई टूल को दिया तो जो उसने कंटेंट जनरेट करना है वो आपके कीवर्ड के अगेंस्ट उसने कंटेंट जनरेट करना है, वो एक ज्यादा बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू आप मैनुअल राइटिंग करके उनमें कीवर्ड पुट करें, उनकी प्लेसमेंट देखें कहाँ पे करना है, एंकर टेक्स्ट किस कीवर्ड पे लेना है, ये सारी चीजें होती तो आप भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जो भी कीवर्ड्स दो हैं। उसको वही सर्फर एसईओ पे डालो और फिर उससे सर्फर कंटेंट एसईओ लिखवाओ में बंदे नहीं, से। मैं जैस्पर एआई को प्रेफर अच्छा, करता हूँ या कॉपीमैटिक। ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देते हैं आपका? हाँ जी, अच्छा, तो सबसे आप क्या बेस्ट सजेस्ट करेंगे कि जैस्पर है। हम इसी के ऊपर जाएं या हम किसी कंटेंट राइटर को हायर करें? बेहतर ये है एआई टूल यूज कर अच्छा, दो क्यों? से तीन घंटे में, क्योंकि वो आपको जो ह्यूमन भी है ना वो भी जी पैराफ्रेजिंग करते हैं, वो कोई जिसे कहते हैं ना बिल्कुल क्रिएटिविटी नहीं होती, वो सही भी बात है। कंटेंट राइटर दुनिया जहान का आप उठा लें वो पैराफ्रेजिंग ही करते हैं। जाहिर सी बात है, वो पढ़ता है चार जगहों हाँ से, जी, फिर वो हाँ अपनी जी, जबान में लिख देता है उसको। हाँ जी, पैराफ्रेजिंग होती है, री जी जी। पैराफ्रेजिंग होती है जो एआई लिखता है ना, उसमें आपको कहते क्या, मैंने जो आपको पहले डिफरेंस बताया कि वो आपके कीवर्ड के मुताबिक ही आर्टिकल में जो है ना कीवर्ड स्टफ कर देता है, बस आपने उसको कहते क्या है ऑप्टिमाइज करना होता है, सही। पढ़ के। साथ साथ भाई, कल आप ज्वाइन करेंगे सुबह वाला मीटअप? जी जी, कल 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 मैं एक कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपने कीवर्ड्स वगैरह जो कि जितने भी हैं, चाहे वो हाई वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम है, एसईएमएस से हैं या गूगल से हैं, वो एक निकाल के मैं एक फाइल वगैरह बनाता हूँ, उसको थोड़ा शॉर्टलिस्ट करता हूँ और फिर यहाँ सबको अब हम दिखाते हैं कि भाई हमने कीवर्ड्स को किस तरह से फाइनलाइजेशन के ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि कीवर्ड्स तो हम निकालने हैं तो साथ भाई मैं तो 3-3 4-4 हज़ार निकल जाते हैं, फिर मुझे समझ नहीं आता कि इसको शॉर्टलिस्ट किस तरह करना है। वो आपको मैनुअल रिसर्च करनी पड़ेगी ना, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने चेक करनी है, उसमें वेबसाइट की स्पीड कितनी है, एसएसएल सर्टिफाइड है या नहीं है, ये भी सारी चीजें देखनी साथ में होती है। एक प्रॉब्लम जो मुझे इस कोर्स के अंदर बहुत दफा आती है, काफी चीजों मतलब जैसे आप बताते हैं, काफी सारे लोग भी बताते हैं जिनका एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा मसला, जैसे मैं न्यूबी हूँ, मुझे एक प्रॉब्लम ये आती है कि ना मुझे स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता, स्ट्रक्चर इन सेंस कि ना एक आप कह रहे हैं 1 2 3 स्टेप्स होते हैं ना, वो समझ नहीं आते। उसकी वजह से क्या तो होता है, अब हम इधर उधर हाथ पांव मारते हैं कि यार स्ट्रक्चर यहाँ जो से है, ये पकड़ लो, वहां से वो पकड़ लो, और अभी तक ना उसके अंदर क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। वो स्ट्रक्चर जो है ना स- एसईएमएस से आपको पता लग जाएगा, स्ट्रक्चर जो है ना चेक करने के बहुत से मेथड है, आप नहीं, एसईएमएस में मैं वेबसाइट स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं अपने समझने का स्ट्रक्चर कह रहा हूँ कि मुझे जो है ना वो बात ना हजम नहीं हो पा रही। असल में देखिए, इन्फॉर्मेशन इतनी मिल रही है, आपसे मिल रही है और भी 10 जगहों से मिल रही है, अब मुझे मसला ये हो रहा अच्छा, है कि मैं मैं इस इन्फॉर्मेशन को पॉइंट फिल्टर बताता कैसे हूँ करूं। कि मैं बताता हूँ कि मसला कहाँ पर आ रहा है आप लोगों को। मसला ये है कि ना अ, हर बंदे का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, वो आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा है। सही बात है। वो ना कहते हैं कहीं पे ना, जिसे कहते हैं ना कि मैच नहीं हो रहा है एक दूसरे के ना पॉइंट, यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है, यार वो ये बता रहा है कि ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, वो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है सब। देखिए साथ भाई, तरीके सबके सही हैं। हाँ जी, हाँ देखें, जी, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल वाली तो चीज ही नहीं है
कि आपने 2+2 4 ही करना है। अब आपने यहाँ पर चीज ये है कि आपने 4 लाना है, अब आप वो 2+2 करके ले आओ, ये 4 दफा 1 को प्लस कर लो या 3 और +1 कर लो, ठीक है ना, वो बात मेरी समझ में आती है। लेकिन जैसे शुरू के अंदर सबको मसला आ रहा था नीश किस तरह फाइनल करें, शुरू में सबको मसला आ रहा था कि भाई हम ये वाला इसको लें या नहीं लें, तो मुझे 2 हफ्ता तकरीबन या 2.5 हफ्ता लग गया उस बात को समझने में किस तरह करना है। वंस जब मुझे वो बात समझ में आई तो मैंने यहाँ काफी लोगों को बताई, तो बहुत सारे लोगों को ना वो क्लियर हो गया, क्योंकि आप समझ ले वो बात मैंने इतने निचले लेवल पे जाके वो सीखी, उसको बात को समझा, कि जब मैंने अपने जैसे लोगों को बताया ना जिनका लेवल इतना अप नहीं था, तो उनको बहुत आसानी से समझ में आ गई बात। इसी तरह अब बहुत सारे लोगों के मुझे सवाल करते हैं कि यार हम किस तरह फाइनल करें। मैंने कहा यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, मैंने इन्फॉर्मेशन इतनी सारी ले ली है लोगों से, लेकिन अभी मुझे ना एक स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 समझ नहीं आ रहा है कि मैं उस पर किस तरह जाऊं। वो असल में अनवर भाई ये कहना चाह रहे हैं कि एक लाइक जैसे एक रोड एक मैप फॉर्मेट होता होता है है ना, ना, हाँ एक फॉर्मेट फॉर्मेट जो होता होता है, है। जो भाई मैं ये आपको हमने बता देता पहले हूँ। ये वाले स्टेप्स फॉलो करने, अगर मिसाल के तौर पे हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने निश पर रिसर्च करनी है। तो असल में हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी आई ना, जैसे अभी साद भाई ने कहा कि काफी जगहों से इंफॉर्मेशन मिली, सर मसला ये उस्मान ने भी हमें इंफॉर्मेशन दी ना, क्योंकि वो भी एक वे में नहीं थी, क्योंकि सर उस्मान अपने प्रैक्टिकल के तौर पे वो हाँ सारी जी, चीजें उन्होंने बताई ना। बिल्कुल तो, बिल्कुल। तो इस वजह से ना प्रॉब्लम ये आ रही है, अब हम सोचते हैं कि हम निश हमने खाली निश पे रिसर्च नहीं की, हमने खाली निश अपने जहन में सोची और हमने उसके कीवर्ड निकालना शुरू कर दिए। तो असल में यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाता है, जब हम कीवर्ड्स निकाल रहे होते हैं फिर हम सोचते हैं यार ये निश तो सही नहीं है। असल में मेरे ख्याल से पहले होना ये सर चाहिए कि पहले ये निश पे कंफ्यूजन रिसर्च होनी चाहिए, सर ये उसके बाद फिर कीवर्ड्स पे आना चाहिए। सर ये एक आप एग्जीक्यूट करेंगे ना, स्टोर एफिलिएट स्टोर, जब तक एग्जीक्यूट नहीं ना होगा तब तक ये कंफ्यूजन से रहेंगे। वैसे अनवार भाई आपने एक चीज बहुत अच्छी सोची है, और यही एक होना चाहिए कि हमने ना अभी फिलहाल ना सिर्फ ब्लॉग पर ही रहना है, एफिलिएट के अब हम दोनों चीजों को ना मिक्स कर रहे हैं। वो मिक्स ऐसे कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं हमें एफिलिएट की तरफ जाना है, लेकिन फिर जहन जाता है यार ब्लॉग्स की तरफ जाएंगे तो कम से कम ट्रैफिक तो आए ना। ये आपने बिल्कुल सही सोचा कि पहले सर ब्लॉग चीजें के ऊपर, दोनों सेम, दोनों ब्लॉक सेम। के ब्लॉक के ऊपर जोर दें, क्योंकि ब्लॉक से हम जब ट्रैफिक लेकर आएंगे ना तो एफिलिएट होना कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि जी जब आपके पास ट्रैफिक आ रहा होगा फिर आप उसके बाद एफिलिएट के लिंक लगा दें। बिल्कुल। देखिए तो अगर हम जैसे बहुत सारे लोग शुरू के अंदर ई कॉमर्स के हिसाब से सोचे जा रहे थे, तो सर ने बड़ी सख्ती से मना करा कि यार मतलब तुम ई कॉमर्स पे भी जा ही क्यों रहे हो। बात उनकी ठीक थी, लेकिन जैसे सात भाई हैं इनका एक्सपीरियंस है और भी काफी लोग हैं एक्सपीरियंस है, जब ये कोई काम शुरू करते हैं ना तो ये सब चीजों को कवर कर लेते हैं। ये कहते हैं यार मुझे इसको ई कॉमर्स में भी एक टाइम पे कन्वर्ट करना है, तो इनको स्ट्रेटजी अभी से पता होती है। असल में प्रॉब्लम अभी ये इस हमारे वजह साथ ये है से कि ना, हम तो अभी नए हैं, अभी अगर हम ई कॉमर्स को टारगेट करने लग जाएंगे ना, जो अभी हमारा प्राइमरी काम है ना, हम वो भी सही नहीं कर पाएंगे। तो मेरा भी अभी फिलहाल टारगेट यही है कि मैं कीवर्ड्स ब्लॉग्स लिखे, ब्लॉग्स पे इंफॉर्मेशनल आर्टिकल हमारे अच्छे होने चाहिए, ताकि लोग आके उसको मतलब इंफॉर्मेशन से होता है ये कि भाई आपके पास ना इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, ताकि लोग आए उसको पढ़ें उसको समझें और फिर वो दूसरी बार भी हमको रेकमेंड करें। अक्सर ऐसा होता है, मैं तो ऐसा करता हूँ कि अगर मुझे किसी साइट पे कोई चीज अच्छी मिल जाती ना, तो मैं उसको कहीं जॉट डाउन कर लेता हूँ या मैं कहीं उसको बुक मार्क जरूर कर लेता हूँ कि फिर मैं दूसरी बार ना जाते ही उसी के ऊपर हूँ। फिलहाल मेरा यही है। और आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि देखिए जब हमारे पास ट्रैफिक आने लग जाएगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि शायद एफिलिएट लेने में किसी से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। असल में हमारे साथ मसला है कि ये भी है ना अनवर भाई, देखिए हम लोग हैं न्यूबीज, जी जो लोग एक्सपीरियंस है ना उन्होंने अपना पूरा साइकिल कंप्लीट किया है ना, एक बिल्कुल। पूरा, ठीक है। जो जब उन्होंने अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया, हर बंदे की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अब उसको पता है कि मैंने जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया अब मुझे क्या चीज बेहतर लग रही है कि मैं किस तरीके से चलूं। अब हम लोगों ने असल में अपना पूरा साइकिल कंप्लीट किया नहीं है, जब तक हम इस पूरे साइकिल को कंप्लीट नहीं करेंगे, हमें जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी या चीजें नहीं समझ में आएंगी, हम असल में सही फैसला नहीं कर सकते ना। सर तो इस पॉइंट पे वजह आप से जो पहुंच गए। एक्सपीरियंस लोगों का से हमें फायदा ये होता है कि वो एक पाथ वे बता देते हैं कि भाई आपने इस पाथ से चलना है और इस तरीके से चलना है ना। तो फिर हमें, लेकिन हमें
क्लियर जब ही होगा जब हम पूरा साइकिल कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद हमें क्लियर होगा। अगर एक ब्लॉक हमारा रैंक हो गया ना, तो हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आराम से, खुद ब खुद। सर आपने आपने जो है ना बात कर ली है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। जी, तो साथ भाई कुछ इस तरह से स्टार्ट करें कि आपने मेरे ख्याल से काफी दफा बताया हुआ भी है कि आपका क्या मेथड है। कोई ऐसा मेथड बताएं कि यार हर कोई जो है ना उसको कहे कि यार ये वाला स्टेप 1 है, ये अभी हम कर लेते हैं, स्टेप 2 है। एक या दो से ही पहले लोग एक दिन उसके ऊपर देखें। होता ही है, आप बता देते हैं, लोग उस वक्त प्रैक्टिकल करते नहीं है, वो प्रैक्टिकल करने जाते हैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद, उसके बाद फिर भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। तो ऐसा कुछ कर लें कि अब मेरे ख्याल से हर कोई उस स्टेज पे आ गया है कि सबकी स्ट्रक्चर बन चुके हैं, अब सब ये टारगेट कर रहे हैं कि भाई कीवर्ड्स हम निकाल लें। तो एक टाइम चाहे आप कल रख लें या जिस दिन आपको कह ले आपके पास फ्री टाइम है थोड़ा सा घंटे तक का, तो एक शॉर्ट शॉर्ट जो है ना हम बना लें, 2 स्टेप बना लें कि भाई फिलहाल पहले ये कर लो और ये कर लो। फिर अगले दिन जब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके लोग आ जाएं तो वो आपसे सवाल कर लें, फिर आप दूसरे दिन उसके आगे एक स्टेप लेके चलो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है साथ भाई? एक मेरा भी सजेशन है, एक ऐसा कर लिया जाए सिंपल साथ भी, जैसे एक हम केस स्टडी को लेकर चले, कोई भी एक जर्नल निश या कोई भी एक किसी बंदे की एक ही निश ले, किसी भी बंदे की, उसको बस स्टार्ट से हम लेके चलते जाए। लेकिन और उस में जो बेहतर अभी जो अनवार भाई ने कहा ना, इस तरीके से चले जैसे कि इस सेशन में नहीं कोई और टाइम रखे जो सिर्फ उसी के ऊपर बात हो। यानी जैसे सात भाई है वो अपनी रिसर्च कर रहे हैं और वो बता रहे कि भाई ये सारी चीजें हमें इस तरीके से चलना है। वो जब सारा प्रोसेस करते जाएंगे ना, तो हम लोगों को आराम से वो चीजें समझ में आ रही होंगी कि भाई ये सिलसिला इस तरीके से हमें काम करना है। जो भी एक्सपर्ट हो, लेकिन एक ही स्टार्ट करे और वही उस केस स्टडी को लेकर चलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा साहब भाई, अगर हमने स्टार्ट करना है अपना ब्लॉग, तो जो हमारा स्टार्टिंग जो आर्टिकल है, पोस्ट है, वो अगर इंफॉर्मेटिव है या क्या होनी चाहिए, और उसका कंटेंट की जो है क्वांटिटी और क्वालिटी, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा अगर रोशनी डाल दें। अभी जैसे महमूद भाई सात भाई ने अभी जैसे बताया जी था जी ना, तो वो ये था कि हमने कौन। इंफॉर्मेशनल जी इंफॉर्मेशनल से आपने स्टार्ट करना है, और कोशिश करें कि जो है ना वो क्वेश्चन टाइप कोई कीवर्ड हो उससे आपने लेना है। बट आर इस तरह का व्हाट व्हेन व्हाई हाउ इस तरह का कोई मॉडिफायर यूज होता है उस कीवर्ड में, तो उस पे आपने कहते क्या है आर्टिकल पब्लिश करना है। उसकी रेंज होनी चाहिए कोई 1500। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, इससे ऊपर या नीचे भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है, उस पर कितना लिखा जा सकता है। रिसर्च करके पता लगेगा कि उस टॉपिक पे कितना लिखा जा सकता है, क्या क्या उसकी आउटलाइन बन सकती है। इसके अलावा सर जो इमेजेस वगैरह हैं, वो उनकी जो स्टैंडर्ड आप कह लें कि जो साइज है वो क्या होना चाहिए, और कौन सा बेहतर सोर्स रहेगा अगर हम किसी कैनवा जगह से। कैनवा बेहतर है। कैनवा अगर आप एडिटिंग कर सकते हैं तो कैनवा से आप कर लें। वहां पे आपको कहते क्या है साइज वगैरह मिल जाएंगे, अवेलेबल है कैनवा। वो साइज तो वो प्री डिफाइन है, जब तक कि प्रो ना हो, तो प्रो में आप कर सकते हैं डिफाइन उसे। दानिश भाई वरना इधर हैं तो आपको वो जो है एसडब्ल्यू उन्होंने देना है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। शुक्रिया शुक्रिया। जो स्टैंडर्ड साइज है वो सर मैं पूछना चाह रहा था कि अमूमन क्या इस्तेमाल होता है जो है ब्लॉग में इमेजेस वगैरह के लिए।
महमूद भाई वो तो आपकी थीम के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आप ने जो थीम सिलेक्ट की है और उसका असल में बेसिकली कितना आप वो कंटेंट लिखना चाह रहे हो और किस साइज का आप उसमें वो, इसका कोई मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है कोई स्टैंडर्ड साइज वगैरह, या शायद हो एक्सपर्ट्स वगैरह से ही बता सकते हैं। एक तो अगर प्रोडक्ट है, अगर आप उनको कंपेयर कर रहे हैं एफिलिएट में, तो अगर साइड बाय साइड है तो कुछ तो शायद साइज होगा। मेरी सोच है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर होगा मेरा वहाँ। फिलहाल एक सजेशन है कि अभी हम ना कंटेंट राइटिंग के ऊपर फिलहाल नहीं जाएं। अभी हम ये हफ्ता जितना भी हमारे पास 2 दिन रह गए हैं क्लास से पहले पहले हम अपने कीवर्ड्स के ऊपर अच्छे से काम कर लें, और जितने हमारे पास सवाल जमा हो जाएं तो हम सर से जुम्मे वाले दिन पूछ लें। फिर मेरे ख्याल से सर फिर खुद ही मेरे ख्याल से आएंगे कंटेंट के ऊपर कि भाई कंटेंट किस तरह लिखना है, कहाँ से लिखना है। तो अभी कीवर्ड से रिलेटेड हमारी तो मेरी तो यही कोशिश है कि अभी कीवर्ड से रिलेटेड जितना काम हो सकता है मैं इस 2-3 दिन में कर लूं, और जो मुझे मसले आ रहे हैं उनको मैं नोट डाउन कर लूं। जो मसले आने पहले जो हमारे ग्रुप में 7 भाई हैं और 2-4 जो लोग हैं पहले हम इनसे डिस्कस कर लें, और फिर उसमें भी अगर किसी को क्लैरिटी नहीं आई या बंदा और एक कहते हैं ना जो जिनसे पढ़ रहा होता है उनके मुंह से सुन लेते हैं ना तो और थोड़ा सा बिलीव बन जाता है उस चीज पे, तो हम उनसे भी पूछ लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। अभी कंटेंट का भी हम नहीं सोचें कि यार 1500 का लिखना है 500 का लिखना है, ये मेरे ख्याल से कीवर्ड्स फाइनलाइजेशन के बाद जब हम पूरे अपने कीवर्ड्स निकाल लेंगे पूरी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के, उसके बाद हम जाएं तो मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा उस वक्त जो है ना काम आएगा हमारे, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अनुमान भाई मैं बिल्कुल क्या सही। अनवर भाई बताना आपकी बात चाहूंगा, तो मैं ये अगर आपने अनवर भाई निश डिसाइड कर ली है तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स तो आपको लिस्ट में मिलते जाते हैं बहरहाल। जी जी, वही निकालने ना कि कीवर्ड्स लिस्ट क्या तो हैं। मिलते फिर जाते हैं बहुत पर सारे साध भाई आ जाएंगे हाँ बीच में, जी, साथ के भाई कहेंगे यार ये तो 500 हाँ जी। कीवर्ड तो आपके बहुत ही बेकार हैं। फिर हम पूछेंगे भाई क्यों बेकार है, तो वो समझाएंगे कि यार ये इसमें ये मसला मसला है ये, इससे मसला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो नीचे रिसर्च की उसमें कोई 2500 प्लस या 3000 ऑलमोस्ट कीवर्ड्स मिल गए। मैंने ऐसा ही है। स्ट्रक्चर जब बनाया हुआ था तो जब मैंने वो कीवर्ड्स फाइनलाइज किए तो मेरा तो स्ट्रक्चर ही सारा चेंज हो गया। ये हुई ना बात, यही मेरे साथ भी हो रहा है यही मेरे साथ भी हो रहा है वो कि जो स्ट्रक्चर मैंने चेंज हो स्ट्रक्चर गया ना। बनाया था, अभी मैंने शुरू जी में जी, यही बात बोली थी साथ भाई कि हाँ मैंने जी, हाँ जी, स्ट्रक्चर बना के जो सर को देना है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है जब मैं कीवर्ड फाइनलाइजेशन के ऊपर जा रहा हूँ तो मेरा स्ट्रक्चर तो तबाह हो रहा है उसके अंदर, अब तो मैं नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाएगा। जी जी। वो आपने आफ्टर फाइनलाइजेशन कीवर्ड उसके बाद आपने स्ट्रक्चर बनाना है और बनता भी ऐसे सही। ही, और इसीलिए मेरा बनता भी सबको ऐसे सजेशन ये है कि अगर सर का जो स्ट्रक्चर देना है ना, आप लोग परेशान नहीं हो। आपने जो एक वो हंजला ने एक चेंज बड़ा भी अच्छा हो मेथड जाएगा, दिखाया था, इशू कोई नहीं है। कुछ भी दे दो उनको स्ट्रक्चर इस तरह बनाकर, वो तो चेंज हो जाएगा ना यार, उसमें क्या टेंशन है। वही मैं भी अर्ज करने लगा था, स्ट्रक्चर तो कोई स्टैटिक नहीं है, वो तो हाँ डायनेमिक है। वक्त के गुजरने के साथ जब नए कीवर्ड्स आएंगे या कंपटीटर्स के आपने देखने, अगर साथ साथ आप उनको एनालाइज करते जाएंगे तो अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से नया कंटेंट या नए कीवर्ड्स भी जो है वो इंजेक्ट करोगे। वो तो साथ चलता रहेगा। बेसिक सरसाद भाई कह रहे हैं आप दूसरे के वो जो है स्ट्रक्चर तो बनाए आप। सही कहने। मेरे लिहाज से कहते क्या है, स्ट्रक्चर बनाने से बेहतर है कि कीवर्ड रिसर्च पे आप टाइम लगाएं। तो कीवर्ड रिसर्च अगर आपकी अच्छी है, कंटेंट आपका एवरेज है, स्पीड आपकी ठीक है वेबसाइट की, तो आप रैंक कर जाएंगे। मेन कोर जो एलिमेंट है एसईओ में कीवर्ड रिसर्च है, विनिंग कीवर्ड्स फाइंड करना। अच्छा साथ भाई, कल भी गुफ्तगू हो रही थी कि इस हवाले से, कीवर्ड्स के हवाले से, कि अगर हम स्टार्ट लें तो ऐसे कीवर्ड्स को हम टारगेट कर रहे हैं जिनकी केडी जो है वो लो हो और वॉल्यूम भी बेशक 250 के करीब हो, 300, ताकि बेस इन स्टार्ट जो है आपके जो है गूगल आपके ब्लॉग को थोड़ा रैंक करे। अगर आपका एक या दो कीवर्ड पे रैंक हो जाता है तो फिर इन द फ्यूचर वो है बाकी पे रैंक करना आपका आसान हो जाएगा, कि वो आपको ऑथेंटिसिटी दे देगा। आपका क्या ख्याल है? सर मेरा ख्याल है कि आप पहले डिस्कशन में नहीं थे, ये बातें वैसे हो गई है डिस्कशन में पहले। तो यही जो आप चीजें बता रहे हैं यही डिस्कशन हुई थी, बिल्कुल ठीक। आपने सही कहा। ओके ठीक है। साथ में इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स हमने 90% लेने हैं, कोशिश करनी है।
जरूरी नहीं है 90% हो 80 हो। मैंने कई ऐसी वेबसाइट्स देखी हैं जिन्होंने 50% लिखी हुई, ट्रैफिक अच्छी आ रही। तो ये टॉपिक टू टॉपिक भी वेरी करता है कि आप किस टॉपिक पे जा रहे हैं। उस पर ऑलरेडी जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने कितना इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखे हैं, कमर्शियल कितने लिखे हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड कर रही है ओवरऑल आपकी नीच में कहते हैं आपको कीवर्ड्स कितने मिले हैं इंफॉर्मेशन। और अगर एक निश में हमें फॉर एग्जांपल कोई भी कीवर्ड सब कैटेगरी में हमें 200 या 300 मिल गए, उसके अंदर से हम उसको केडी लगा कर फिल्टर करें कि कोई और मेथड, उसको सिंगल सिंगल कीवर्ड को पकड़ के गूगल पर जाएं। होता तो यही है, मैनुअल रिसर्च तो यही होती है कि आप जाके एक एक कीवर्ड को जाके चेक करें, लेकिन वो जरा ना क्या कहते हैं टाइम टेकिंग है और जारी बात है फोकस वाला काम। जी, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एचआरएफ उसमें एससीएम रश में केडी लगा के इजी की और वो वाले कीवर्ड्स लॉन्ग टेल पकड़ सके। और अच्छा अनवर भाई हैं। जी सर, हुक्म। अच्छा अनवर भाई, अब एक बात कह रहे थे ना कि हम आर्टिकल पे गौर नहीं करें अभी फिलहाल कंटेंट राइटिंग पे, लेकिन और कीवर्ड पे फोकस करें। लेकिन मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो कीवर्ड्स की हम सिलेक्शन कर रहे हैं और कीवर्ड्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं और उसकी वैलिडिटी चेक कर रहे हैं, वो तो अगेन डिपेंड ये कर रहा है कि हम जो ना इनिशियली हमें किन कीवर्ड्स को फोकस करना है, आर्टिकल किस तरह का लिखेंगे कि उस हिसाब से हम कीवर्ड उस तरह के सिलेक्शन करें। लाइक हमने सीधे सर्च तो सारी कर ली ना, अब लेकिन मुझे एक फिर हम जवाब दें आप कंटेंट फैयाज भाई। मैंने हम्म, जैसे आपने बोला कि आप इस तरह सोच रहे हो कि यार ये वाले कीवर्ड है और उनके ऊपर मैंने वाला आर्टिकल लिखना है, मैंने ब्लॉग लिखना है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कीवर्ड आप फाइनलाइज कर लो, आप अपना दिमाग नहीं बनाओ कि यार मैंने ये लिखना है। आप कीवर्ड आपको बताएगा कि आपने क्या लिखना है, सही ना। जैसे मुझे फूड की नीश पसंद है, अब फूड की नीश पसंद है इसका मतलब अगर मुझे उससे रिलेटेड अच्छी नीश कोई उसके अंदर कोई माइक्रो नीश मिल जाती है तो मैं जरूर फूड के ऊपर काम करूं। लेकिन अगर मुझे नहीं मिली तो मैं उसको जिद नहीं बनाऊं कि यार मैंने अब इसी पे लिखना है, चाहे मुझे मिले या ना मिले। इसी तरह कीवर्ड अभी आप ना कंटेंट के ऊपर ज्यादा अगर फोकस करोगे, मेरा अपना ऐसा मानना है, बाकी हर बंदा अपने हिसाब से सोचता है कि अगर मैं कंटेंट के ऊपर अभी दिमाग लगाऊंगा तो मैं कीवर्ड के ऊपर दिमाग नहीं लगा पाऊंगा। अभी सिर्फ जैसे साथ भाई कह रहे हैं ना कि आप फोकस होके कीवर्ड के ऊपर जितनी रिसर्च कर सकते हो ना यार, और देखो जितना ऑर्गेनाइज आपका डेटा होगा ना, आप माशाल्लाह आपका भी फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, आप एक्सेल के ऊपर ना एक काम करो कि एक टैब बनाओ जिसपे एसईएम रश का पूरे कीवर्ड डाल लो, फिर उसकी सॉर्टिंग कर लो एक और टैब के ऊपर। क्यों? ताकि एक ओरिजिनल डेटा आपके पास एक मैंने आपको पता हो कि यार ये पीछे मेरे पास ओरिजिनल डेटा पड़ा हुआ है, और दूसरे टैब के ऊपर आपने वो जो लो केडी वाली हम बात कर रहे थे ना वो वाले कीवर्ड ले आओ। तो ये, और जिस तरह आपने एसईएम रश से जो जो कीवर्ड्स निकालने हैं आप उसको एक के ऊपर फाइनलाइज कर लो। इसी तरह फिर गूगल से निकाल लो, फिर आप कॉम्पिटिटर की वेबसाइट देखो कि यार वो कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। अच्छा बात वो वाली ठीक है कि यार अनवर भाई अभी तो आप कह रहे थे कि आपने लो कीवर्ड को टारगेट करना है, कॉम्पिटिटर तो इतने हाई वॉल्यूम वाले या हाई केडी वाले कीवर्ड्स के ऊपर है। तो सर अभी हमारा काम है कि हमने डेटा जमा करना है और डेटा को शॉर्टलिस्ट करना है। वो वाली बात इसके बाद आएगी जब हमारा सारा कीवर्ड्स का पूरा आप कह कीवर्ड बैंक बन जाएगा ना, तो फिर हमारी दूसरी बात शुरू होगी कि अब हमें कौन से कीवर्ड से स्टार्ट लेना है, जो कि हम शुरू के अंदर बात कर रहे थे कि हम लो केडी वाले से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपका डेटा बैंक इतना ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप रिवर्ट बैक कर सको अपने ओरिजिनल डेटा के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि आपने सेम रेस से पूरी एक्सपोर्ट कर लो, अब उसके अंदर 3000 4000 जितने भी कीवर्ड आते हैं ना वो सारे पकड़ लो आप। फिर अब एक दूसरे टैब के ऊपर अब आप उसके ऊपर उसकी ना सॉर्टिंग करना शुरू करो कि यार मुझे इनमें से उठाने कौन कौन से हैं, और इनमें से जो डुप्लीकेट है पहले मैं डुप्लीकेट रिमूव कर दूं। फिर वो वाले कीवर्ड यार जो कि आप समझ लो जो कि हमें जिनके ऊपर लिखना है या जिनके ऊपर जो हमारे बच रहे हैं उसके बाद वो आप एक जगह ऑर्गेनाइज कर लो। उसके बाद आप फिल्टर लगा लो, कमर्शियल कौन से हैं, इंफॉर्मेशनल कौन से हैं, ट्रांजैक्शनल कौन से हैं, ये वाले फिल्टर्स भी लगा लो। डेटा मेरा अभी दिमाग ऐसा कह रहा है कि हम डेटा जो है ना रिफाइन करने में डेटा सर्च करें, डेटा बैंक बनाएं और उसको रिफाइन करें। सर की क्लास हो जाने दो ये वाली फ्राइडे सैटरडे वाली, देखते हैं वो आगे क्या बता रहे हैं कि हमने क्या करना है आगे क्या नहीं करना है।
फिर इसके बाद जो हफ्ता आएगा ना उसके अंदर जो है हम फिर आर्टिकल और ये ब्लॉग्स के बारे में सोचेंगे कैसे लिखना है, क्या लिखना है। फिर हम साथ भाई या और लोगों से सवाल करेंगे कि साथ में बताओ इन्फॉर्मेशनल लिखें, कमर्शियल लिखें, अच्छा स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू वाले से करें या वाई से करें या बेस्ट से करें, कौन से हम आर्टिकल लिखना शुरू करें स्टार्टिंग के लिए। मेरा दिमाग ऐसा कह रहा है। अब आप लोग अग्री और डिसएग्री बिल्कुल कर सकते हो इससे। अच्छा अनवर भाई, सही आप कह रहे बिल्कुल हैं आप। ठीक कह रहे हो। एक्चुअली पहले आपने बोला था ना, तो वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैं समझा आप कुछ और बोलना चाह रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल सही कर रहे हो, मैं समझ गया आपकी बात। अब और मेरी बात भाई इतनी नहीं मानो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, साथ भाई से पूछा करो। ये मेरा अपना दिमाग कह रहा है नहीं इसीलिए नहीं, मैं कह रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग बस। डेवलप हो रही, सर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है ना। ठीक। हाँ, ये सर मेरी जी, अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं इसलिए बार बार डिस्क्लेमर देता हूँ, कहीं को बात को ना अगले दिन बोलना नहीं है अनवर भाई ने बोल दिया था अनवर भाई ने करने को। बोला था। अच्छा जी, जबरदस्त हो गया यार, कमाल हो रही है। और मैं तो वैसे स्विट्जरलैंड एंजॉय कर रहा था। आप लोग कीवर्ड्स में घुमे हुए थे, मैं स्विट्जरलैंड घुमा हुआ था। यार मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ अभी। बस नहीं, यही तो ये मसला है स्क्रीन ना में सर। है, सामने स्क्रीन है। हाँ मैं देख रहा हूँ, गाँव चल हाँ, रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो कीवर्ड्स लगाएं जी, इनकी छतों पे इधर उधर लगाएं, देखें क्या क्या कुछ निकलता है अंदर से। अब ये देखें, ये लो वॉल्यूम विलेज एरिया है। अनवार भाई, जी सर हुकुम। आपने बताया था कि आप सीए हैं। जी जी एसीसी है। ACCA कहाँ पे काम कर रहे हैं आप? सर मैं एक कॉन्स्टेलेशन सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन है, कनाडा की कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी कनाडा में ना, तीसरी बड़ी कंपनी है, मैं ओके उसके लिए काम करता हूँ। ओके। और आप उसके उनके क्या कहते हैं, ऑडिट करते हैं या अकाउंट्स में क्या किस बेसिकली सीएसआई डिपार्टमेंट का में? जोरेश भाई मॉडल ये है कि इनके पास पैसा बहुत है। ये पब्लिक हम्म, लिमिटेड कंपनी, पहली बात तो शेयर्स भी है मार्केट के ओके। अंदर, और इनके अंडर हेज जो है फंड ना आप। मैनेज कर रहे हैं ये? हाँ नहीं नहीं, फंड्स मैनेज नहीं कर रहे, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर हाउस का एक कह लें ग्रुप है। इस एक ओके सीएसआई के अंडर तकरीबन अभी 1700 सॉफ्टवेयर हाउसेस तो हो गए। मैंने ज्वाइन किया था 2018 में यहाँ पे ना, तो उस वक्त ओके तकरीबन 1200 के करीब थे। ये अभी आप समझ लें 4 साल 4.5 साल के अंदर इन्होंने 400-500 और एक्वायर करते। ये करते क्या है, जितने भी इनके अभी 1200 या 1700 जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस है ना, ये हम्म, मंथ एंड के ऊपर इनके पास जितना पैसा पड़ा होता है ना, ये उनसे कलेक्ट कर लेते हैं, अपने हेड ऑफिस में मंगा लेते हैं। और ठीक फिर है ये दुनिया में देखते रहते हैं कि कहाँ पे कोई सा सॉफ्टवेयर हाउस बिक रहा है। जहां बिक रहा होता है ओके उस पे अपनी एक्विजिशन टीम भेजते हैं, उस एक्विजिशन टीम का मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ, वहां पे भेजते हैं। वो उनकी पूरी इवैल्यूएशन करते हैं कि हमें ये खरीदनी चाहिए, कितने में खरीदनी चाहिए, उसकी पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं और फिर उसको अपने राइट खरीद लेते हैं। खरीद के फिर क्या करते हैं कि यहाँ इन्होंने उसी वो जो 1700 में आपको सॉफ्टवेयर हाउसेस बता रहा हूँ ना, उनमें से उन्होंने एक सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान में भी खोला हुआ है जिसका नाम है कॉन्टोर ओके सॉफ्टवेयर। कॉन्टोर सॉफ्टवेयर राइट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में इनके ऑफिस हैं। तकरीबन 2000 से ऊपर अभी हमारे एम्प्लॉइज हो चुके हैं। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं ओके कि वहां के जो, आपको पता है वहां पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर रखोगे कम से कम 5000-6000 डॉलर आपने देने ही देने, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल वरना ऐसे ही। इससे ऊपर भी होते हैं। ऐसी ऐसी इनवॉइसेज आती है मेरे पास जो 50-50 हजार डॉलर पर मंथ ले रहे होते हैं। तो वो क्या ऐसे करते हैं, ही वो है कहते हैं कि भाई यहाँ से कॉस्ट कटिंग करते हैं और पाकिस्तान में बंदे रख लेते हैं, और पाकिस्तान में बिल्कुल बंदे रख के उसको वहां की मैनेजमेंट और यहाँ दोनों मिलकर फिर उस कंपनी को रन करते हैं। मेरा पार्ट है फाइनेंस वाला। मेरा 20% इनपुट रहता है, जो भी यूरोपियन मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी ये लोग खरीदने जा रहे होते हैं, तो उसका कुछ पार्ट मैं ड्यू डिलिजेंस करता हूँ कि ये लेनी राइट चाहिए कंपनी या नहीं लेनी चाहिए। प्लस इन्होंने एक्विजिशन करी थी 2018 में, जिसकी बिना पे मुझे हायर किया गया था कि भाई ये हमने एक एक्विजिशन करी है, आपने संभालने। तो मैं अभी फिलहाल यूरोपियन मार्केट में काम कर रहा हूँ, फिनलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और अपना सिंगापुर, और इसके अंदर थोड़ी कनाडा, अमेरिका भी आ जाते हैं। क्योंकि अब क्या होता है कि अब ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई यूरोप में एक्विजिशन करते हैं ना, तो ये मेरी वाली कंपनी के अंडर दे देते हैं उसको, ठीक है ना। तो मैं इनको भी मैनेज करता हूँ, यानी कि मैं इनका मैनेजर हूँ। इनमें से 5 एंटिटी मेरे अंडर है और 3-4 दूसरे बंदे के अंडर है, और मेरे अंडर टीम है। तो फिर उनका पेरोल हो गया, उनकी पूरी अकाउंटिंग हो गई, उनकी ऑडिट हो गया, उनका टैक्स फाइलिंग हो गया, ईच एंड एवरीथिंग जो कि एक फाइनेंस और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है ना, वो हम करते हैं यहाँ पर बैठ के। सही सही। तो आप कहाँ से बेस्ड हैं, लाहौर से, कराची से? नहीं, मैं कराची। कराची से। तो अनवार भाई एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? पूछे पूछे। आप एसईओ क्यों कर रहे हो? मैं एसईओ इसलिए कर रहा हूँ, देखिए जुरेश भाई माशाल्लाह मेरी सैलरी वगैरह सब अच्छी है,
मुझे बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन एक मुझे चीज ऐसी आ रही है कि मैंने शायद बताया नहीं बताया, मैंने इमिग्रेशन अप्लाई करी हुई है कनाडा की। तो मुझे मैं थोड़ा, क्योंकि आप समझ ले मैं अपने घर में मेरी वाइफ है, 3 बच्चे हैं, वालिदा है, वालिद साहब का भी 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं आप? मैं ट्रांसफॉर्मेशन कह लें आप, मैं थोड़ा ऐसा चाह रहा हूँ कि ना वाइफ भी काम करती थोड़ा बहुत, वो एक सिटी स्कूल बीकन हाउस में जो है वो भी रह चुकी हैं, हम समझते हैं उनकी इंग्लिश की डायरेक्टर रह चुकी हैं। तो वो जो है क्या नाम है अपना, अब वो भी जो है ना जब से इस फील्ड में आना शुरू कर दी कंटेंट का, अब वो कोर्सेज बनाती हैं डिफरेंट बाहर की कंपनीज के लिए या स्कूल्स के लिए। ये कोर्स होते हैं ना, लर्निंग कोर्सेज होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे वो करती हैं। तो मैंने ऐसा मेरा दिमाग कहा कि यार इसको लेवरेज क्यों नहीं करते, कि ये इनके पास ये वाला स्किल है, मैं एसईओ करूं तो हम कुछ इसको लेवरेज कर सकें। प्लस मैं इमिग्रेशन पे जाता हूँ, 99% चांसेस है कि मेरी कंपनी मुझे वहीं पे एडजस्ट कर लेगी। देखिए मेन मकसद तो उन्होंने यहाँ पे बंदा क्यों रखा था, क्योंकि कॉस्ट कटिंग है। अगर मैं ही वहां पर चला जाऊंगा तो उनका जो कॉस्ट कटिंग वाली चीज है वो तो खराब हो गई ना। लेकिन क्योंकि अब माशाल्लाह एक अरसा वहां पे गुजर चुका है और एक पोजीशन वहां पर बन चुकी है, तो वो एकोमोडेट कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, आप वहां पर जाओगे, कनाडा जाओगे, तो कम से कम आपको $70,000-80,000 एटलीस्ट आपको ईयरली आपकी सैलरी तो होनी है, जो आपको यहाँ पाकिस्तान में पूरे एयर की मुश्किल से $10,000 $20,000 सर पड़ती जी, होगी। 70,000 नहीं, इसको डबल ये मैं करें। आपको कम से कम बता रहा हूँ, मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ। ये एसईओ की फील्ड में मैं तो स्केप्टिकल दिमाग से जाऊंगा ना, शक के दिमाग से आऊंगा कि यार ये तो नहीं होगा। नहीं मैंने शक का दिमाग रखने नहीं, इस पे कोई शक है ही नहीं है सर जी, ओपन है मार्केट। जी बोले। सही है। जी अनवर भाई, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गए? लगता कोई आ गया। देखो जी, वो मुझे लगता कोई शायद आया वो। देखिए ये स्विट्जरलैंड के विलेज के घर हैं, विलेजेस वहां पे जो है। So beautiful. कोई इस पे रिव्यू देना चाहेगा, ये जो स्विट्जरलैंड? अच्छा सर, मेरे पास एक रिव्यू है, वो ये था कि मुझे एक चीज बताएं जी। यहाँ इस तरह से वीडियो देखने में जो है ना काफी अच्छा लगता है, और इस तरह 2-3 जगह है जो ना हम घूमे फिरे, आपने घुमाया हमें, बड़ा अच्छा लगता है ना, देखने में बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये एक तरह से फ्रस्ट्रेशन जनरेट नहीं करता कि यार देखो ना वहां तो भाई, इतना कुछ है, इतनी अच्छी और चीज है, नहीं भाई और नहीं, हमारे पास तो ऐसे कुछ ना भी ना ना नहीं है, और कंपैरिजन हम ना करें, ना कंप्यूटर ना बैठ के इसको ही देखते रहे। ना कंपैरिजन ना करें। देखें, आप हमारी जो रूट डेफिनेशन है कि मुसलमान की, कि भाई ये जमीन अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाई है, ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए नहीं बनाई हुई। ठीक है जी, तो आप अल्लाह के से ख्वाहिश करें भाई मैंने इधर जाकर रहना है, तो यू कैन मूव, कंपैरिजन को छोड़ दें। हर मुल्क मुल्क मास्त। हाँ जी जिधर ये देखे जी, ये मेन होल देखे, 3 मेन होल इन्होंने लगा, ये क्यों है? हमारा पूरे गली में एक होता सिर्फ। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अगर हम फॉर एग्जांपल अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ बैठ कर ये देख रहा हूँ, ठीक है, और ठीक है, और फिर बात चली, ये देखो कितना अच्छा मुल्क है ना, कितनी अच्छी सड़कें, कितने अच्छे घर बने हुए, तो कहेगा वो देखने में तो सब कुछ अच्छा लगता है ना, ठीक है, अब वहां जाने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, जेब में जो है आपको वो किसने कह नोट ही दिया नहीं है नहीं कि है? वहां हम ना जाए, ना 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 ठीक ना, है, ख्वाहिश रखें और जाना है। हमने तो यहीं रहना है। नहीं यार, फिर भी बात, हमने यार नहीं आपको रहना। सीक्रेट मूवी किस लिए दिखाई गई थी? चलो सीक्रेट मूवी भी आ जाए। वैसे मैंने सीक्रेट मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं था देख रहा हूँ, सर वैसे ही ख्वाहिश रहती है। सीक्रेट मूवी तो फयाज भाई, इसको सीक्रेट इस मूवी तरीके तो से काफी देखा टाइम जा अरसे सकता पहले है देखी ना, थी मैंने। इनको जो ये दानिश भाई ने जो ये चलाई हुई है ये मूवी, असल में आप इसको इस तरीके से देखें, असल में
आप इनमें से ना चीजें सर्च करने की कोशिश करें, असल में माइंड अपनी निश के एक्सप्लोरिंग। मुताबिक ना यहाँ पर जब आप चीजें देखेंगे ना, अब असल में होता क्या है, जब इंसान, हर हम में से जितने भी इंसान है, हर इंसान का सोचने का अंदाज एक अलग है। तो जाहिर है उस जब वो मैं इस कोर्स की तवज्जुह से एक तरीके से बात करूंगा कि भाई अगर मिसाल के तौर पे मैं इस कोर्स में हूँ और मैं एसईओ कर रहा हूँ और मैं निश फाइंड कर रहा हूँ, तो हर इंसान का जो एक बैकग्राउंड होता है ना, वो उसके हिसाब से ही अपने निश फाइंड करेगा ना। जब तक उसके जहन में वो चीजें होंगी नहीं, देखने का विजुअल्स। मकसद ये है कि आपका जहन खुलेगा कि भाई दुनिया में ये चीजें भी हैं और हम इन इन चीजों के ऊपर भी काम कर सकते हैं। क्योंकि एक जब तक जहन में जब तक खाका नहीं बनेगा ना किसी भी चीज का, तो इंसान उसके बारे में नहीं सोच सकता। तो खाका बनाने के लिए आपको ये चीजें देखनी है ना। अब इस पे एक और अगर आप वहां जा नहीं सकते तो आपके पास भी नथिया गली और नॉर्दर्न एरिया स्वात है, उसको ही डेवलप कर सकते हैं एज एक थोड़ा बहुत। अगर माशाल्लाह ब्लॉगिंग से कमाएंगे और आगे। हाँ बिल्कुल, ये जी भी जी सही बिल्कुल है। बिल्कुल ब्लॉगिंग अपनी बिल्कुल। नथिया गली पे करें, लोग टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे और अंग्रेज आएंगे यहाँ पे। एग्जैक्टली। और आपको तो आपकी तो मार्केट तो वही है ना, बाहर की मार्केट से वो ट्रैफिक लेना है, तो वो लेके तो आप अपनी लोकल सर मार्केट को प्रमोट करें। टूरिज्म के हवाले से आप ऐसे अपनी साइट बनाएं और इस किस्म की हम्म। वीडियोस बनाएं और उनको प्रमोट जी। करें, क्योंकि लोगों ने तो देखा ही नहीं है ना, सिर्फ सुना हुआ। और बात है वर्ड्स में कि ये खूबसूरत है ऐसा है, लेकिन अगर आप विजुअल आप साथ करेंगे, इस वीडियो सर दानिश दिखा रहे हैं, तो अगर यहाँ भी हमारे सिनेमैटिक कोई वीडियो बनाया इस किस्म की इन डिटेल, जिस तरह ये स्लोली स्लोली जो बता रहा है, वो एक ही मिनट में पूरा और जो है स्वाद की सैर ना करवा। रश के बगैर वाले इलाके, ये हाँ रश नहीं, देखिए, नहीं ये भी एक वही ना जो फैक्टर है एक। और वैसे भी जब इंसान नेचर के करीब जाता है ना, तो उसका दिमाग वैसे ही जरा खुल रहा होता है ना। अगर एग्जैक्टली। हम इसमें अगर चीजें देखें, तो हम अगर सोचें, हम गार्डनिंग के ऊपर भी हम काफी काम कर सकते हैं। मतलब ब्लॉगिंग के हवाले से गार्डनिंग हो गई, या जैसे अभी ये चलाइए, ये जो रूफ यार रिपेयरिंग हो गई, सफाई को या देखिए इसके ना, अलावा क्लीनिंग कितनी प्यारी है, सो क्लीनिंग के हवाले से। ब्यूटीफुल, ये कितनी सबसे बड़ी अलाइंड चीजें हैं, तो ये आपके मेंटर को ग्रो कर रही हैं, अलाइन करने में चीजों को। आप एक टाउन बना सकते हैं एंटरप्रेन्योर का, वहां पुरसकून मकाम सो और आराम ब्यूटीफुल, से ट्री बैठे। कितना प्यारा है। यार फैज, आप इस ट्री के नीचे नहीं, बैठना करना आके जाके जब जाओगे ना, यहाँ बैठ के सोचना मैं यहाँ करने के आया हूँ। ये वादी नीलम में इधर चले जाएं, यहाँ भी अच्छी प्लेसेस हैं, वहां आप ले लें दो चार जगहें और डेवलप करें, और एक मीटअप 2 महीने का वहां रखें, सारे मिलके किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें। सर आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है। जब जब तक मैं ऑनलाइन रहता हूँ ना, तो ऑनलाइन मेरी जो कम्युनिटी है वो ऐसी है कि माशाल्लाह वो माइंड भी मिल जाता है और सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, सब कुछ ही पॉजिटिव होता है। जब मैं एक दफ़ा मोबाइल बंद कर दूँ या लैपटॉप बंद कर दूँ ना, तो फिर हमारी एक अलग ही दुनिया होती है। ठीक है, जो हमारे सराउंड्स में है ना, वो आप तो सीक्रेट मूवी तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं। अगर आप कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं ना, उसी यानी को कि अगर देखे कोई ना बात कि ये जो सामने से गुजरी, नहीं नहीं वो फयाज भाई वहां पर ठीक है कि जस्टिफाई करना और उनको ये बात समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो वो चीज मैं नहीं जानना चाह रहा हूँ कि हम अपनी जो फिजिकल सराउंडिंग्स है उनको किस तरह से इस चीज के बारे में करेंगे। हाँ भाई, ये अच्छी चीज है, ये इसका तो मुझे इसका एक एक इसका पता है, ये एक मैं जवाब दूंगा इसका। इसका ये है कि इंसान पहले अपने ऊपर काम करे ना, सराउंडिंग को छोड़ दे। मैं तो ये समझता हूँ, एक हमारे मेंटोर थे, शायद आपने नाम सुना हो, सलमान आसिफ सिद्दीकी, ईआरडीसी के वो हैं, सीईओ है ना। तो वो कहते हैं कि वो आपने सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। आप जब अपनी जात के ऊपर काम करेंगे ना, तो आपका इर्द गिर्द का माहौल ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा ना। तो असल में हमें अपने ऊपर काम करना है। बाकी सारी चीजों को मेरे ख्याल से छोड़ दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम समझा किसी को नहीं सकते ना, किसी भी इंसान को। लेकिन ये है कि बस अपने ऊपर काम करे इंसान। सर ये जो आपने अभी बात करी ना कि अपने ऊपर काम करें, तो मैं ये आरडीसी इनको सलमान साहब को भी जो ना काफी टाइम से सुन रहा हूँ, और दो तीन और हैं उनको भी काफी टाइम से सुन रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफी जो ना मेरे मेंटल लेवल पे काफी इम्प्रूवमेंट लेकर आए। तो अभी एक जस्ट छोटा सा एक वाकया मैं शेयर करूंगा
कि मेरा एक ये माइंड बन गया है ये तमाम सिचुएशन से गुजरने के बाद ना। माशाल्लाह अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, एक 2 साल का और एक 1 साल का है ना। तो अभी से जो जो बड़ा वाला है उसके लिए घर में शोर शुरू हो गया कि भाई ये स्कूल कब जाएगा, ठीक है। और पिछले 6 महीने से जो ना मैंने सबको रोका रखा है, भाई रिलैक्स रिलैक्स, स्कूल चला जाएगा जब टाइम आएगा, ठीक है। बिल्कुल। तो आर्गुमेंट ये है कि क्यों नहीं जाना चाहिए, अगर स्कूल नहीं जाएगा तो पढ़ेगा कैसे, इसका दिल नहीं लगेगा स्कूल में, पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, बिगड़ जाएगा। तो काफी जस्टिफिकेशन दी मैंने बड़ी लॉजिकल, लेकिन ये बात किसी के समझ में नहीं आया ना कि क्यों नहीं करना चाहिए। फिर मैंने सिंपल से जो ना अपनी सराउंडिंग से सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल उनसे पूछी कि भाई फला बंदे ने जो है ना वो बचपन में स्कूल चला गया था, आज उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया, मास्टर भी कर लिया, पीएचडी भी कर लिया, अभी वो क्या कर रहा है। उस फला बंदे ने जो ना कुछ भी नहीं किया था, अभी वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो फिर उन्होंने उसके अपोजिट में एग्जाम्पल दी कि भाई देखो उसने पढ़ाई नहीं करी, वो तो बिगड़ गया, उसने पढ़ाई करी, देखो कितना अच्छा बन गया। तो मतलब हर तरह की एग्जाम्पल दी। जब मैंने वो एग्जाम्पल दी तो कहेंगे तुम तो पागल हो, तुम तो पता नहीं क्या क्या बातें करते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, अपने पर तो चली नहीं, अपने को बच्चों पर चला लें कम से कम। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने फयाज भाई, बिल्कुल यही बात है। जब फयाज भाई, इंसान, जी जी जोरेश भाई, जी जी। सॉरी यार, मैं बोलता हूँ तो आप रुक जाते हो। नहीं फयाज नहीं भाई, एक नहीं चीज नहीं, कर बोले लो, बोले। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप जी क्रॉस जी। आर्गुमेंट करना ना छोड़ दो। जो बंदा आपसे बात करता है ओके। ना, उसको सिर्फ एक दफा जवाब दो। अगर वो अंडरस्टैंड हो जाए, इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। दूसरी दफा जवाब नहीं देना आपने उसको यही कहना है कि आप ठीक कह रहे हो। बस अपने माइंड सेट को सिर्फ इस तरह से ट्रेन कर लो, आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। गॉट इट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जितने भी लोग टेक कंपनीज में काम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या जैसे हम लोग एसईओ का काम कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, व्हाटसोएवर, ठीक है। आप मेन चीज ये है कि आपने अपने आप को टाइम देना है। इंसान का जिस्म है ना, उसकी हर चीज जरूरत है। ऑक्सीजन, हवा, सूरज, जमीन, नींद, ये आपकी हर चीज आपकी जिस्म की जरूरत है, ठीक है नेचर। ना। तो आप में इसको किसी चीज को भी कम नहीं होने देना, ठीक है ना। आपने अच्छा, अब आपके पास जब एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप अपने लिए मस्ट कर दें कि जैसे आपका अगर रूटीन